नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा और बताएंगे कि वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन के बाद प्रियंका गांधी ने किस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट को किया संबोधित, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जरूरी, एक साथ आए सदस्य देश। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से किया नामांकन, कहा पहली बार अपने लिए मांग रही हूं समर्थन, राहुल, सोनिया, खड़गे समेत रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट जारी, 38 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित, शिंदे गुट ने 45 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के संपर्क में थे शूटर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए हो रही थी बातचीत। बेंगलोर में भारी बारिश के बीच गिरी 7 मंजिला इमारत, 7 लोगों की मौत, 13 का किया गया रेस्क्यू, 6 घायल। चर्चा करेंगे खबरों के विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी ने आज 2 मीटिंग्स में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, इस पर दोहरे रवैये नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में रिफॉर्म करना जरूरी है। वहीं एक दूसरे भाषण में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशक में संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के लिए और ज्यादा प्रभावी बनकर सामने आएगा। वहीं पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ लाने के लिए ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। ब्रिक्स अच्छे पड़ोसी देशों का संगठन है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। 2020 में गलवान ड्राइव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। 21 अक्टूबर को ही दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया और एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने पिता के लिए 1989 में चुनावी कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान माँ और भाई के लिए भी वोट मांगे। ये पहली बार है जब मैं आपके सामने अपने लिए वोट मांग रही हूँ। मैं अपने समर्थन की मांग कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर बीजेपी ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। नव्या हरिदास प्रियंका के नामांकन को लेकर ये कहती नजर आई कि प्रियंका गांधी वायनाड में 7 दिन रहेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर 5 साल तक रहकर काम करूंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तेजी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एनसीपी अजीत पवार गुट ने बुधवार को पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं यवला सीट से छगन भुजबल चुनाव लड़ेंगे। परली सीट से धनंजय मुंडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले शिंदे गुट की शिवसेना ने मंगलवार रात 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी 5 पाखाड़ी से चुनावी मैदान में है। वहीं मंत्री उदय सामंत रत्नागिरी से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर सरवड़कर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव सरकार से बगावत की थी, जिसके बाद बीजेपी के समर्थन में वे मुख्यमंत्री बने। ऐसे में शिंदे के नेतृत्व में ये पहला विधानसभा चुनाव है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा की है। इसमें बीजेपी के 99 और शिवसेना शिंदे गुट के 45 नाम शामिल हैं। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच में पता चला है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। हालांकि पूछताछ में हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स से सीधा लिंक मिला है।
जांच में सामने आया है कि हत्या करने वाले तीनों शूटर्स ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिसका नाम स्नैपचैट है, उसके जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। अनमोल भी एक शूटर है और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के साथ लगातार संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से आरोपियों के साथ बातचीत कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल शूटर्स ने उन पर हमला करने से पहले शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। सभी शूटर्स ने कम से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस की। गिरफ्तार आरोपी कनौजिया से पूछताछ में पता चला है कि सबसे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही दिया गया था। इस काम के लिए उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भारी बारिश की वजह से मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के हेनूर इलाके में एक निर्माणाधीन 7 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार शाम जब हादसा हुआ उस समय बिल्डिंग के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे। इनमें से 13 को बचा लिया गया। 6 घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं बुधवार सुबह डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा मलबा हटाने के लिए बड़ी मशीनें मौके पर लगाई गई हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार रात घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि मुझे बताया गया कि ये एक अवैध इमारत है, इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।